राजा की बदसूरत टकली बेटी। बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ राज्य के राजा सूरजभान का बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिसमें वह अपनी पत्नी भानुमति के संग रहा करता था। राजा सूरजभान के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन राजा अपनी बेटी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, क्योंकि राजा की बेटी नंदिता बचपन से ही बदसूरत और टकली थी। इसलिए राजा हमेशा अपने बेटे से ही प्यार किया करता था। एक दिन राजा सूरजभान और उसकी पत्नी भानुमति आपस में बात कर रहे होते हैं। सुनो भानुमति, अब मैं तंग आ चुका हूँ तुम्हारी ये बदसूरत टकली बेटी से। इसकी वजह से हमें लोगों के सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि अब ये हमारे साथ इस महल में और रहे। महाराज, मैंने तो पूरी कोशिश कर ली इसके सर पर बाल लाने की और इसका यह बदसूरत चेहरा ठीक करने की, लेकिन हर पार्लर वाली ने भी मना कर दिया कि वे अब इसका चेहरा ठीक नहीं कर पाएंगे और ना ही इसके सर पर कभी बाल ही आ पाएगा। यह हमेशा ऐसे ही बदसूरत और टकली ही रहेगी। हमारे इस राजमहल का अगला राजा तो बड़ा होकर हमारा बेटा बन जाएगा, लेकिन हम इस टकली और बदसूरत लड़की का क्या करें? इससे कोई राजकुमार शादी भी नहीं करेगा। हम ऐसा करते हैं, इसे किसी को दे देते हैं। लेकिन महाराज, इस बदसूरत और टकली लड़की को भला कौन गोद लेगा? यह तो किसी के कोई काम भी नहीं आएगी और ना ही कोई इससे शादी करना चाहेगा। लेकिन रानी, मैं अब इसे अपने राजमहल में भी नहीं रख सकता, इसलिए मैं अब इसे जंगल में छोड़ आऊंगा। हाँ, आप सही कह रहे हो, ये सही रहेगा। अगले दिन राजा सूरजभान नंदिता को अपने कक्ष में बुलाता है और कहता है, नंदिता, क्या तुम आज हमारे साथ जंगलों में घोड़सवारी करने चलोगी? मैं चाहता हूँ कि आज तुम भी हमारे साथ चलो, इसलिए अब जल्दी से जाओ और तैयार हो जाओ, फिर हम दोनों साथ में घोड़सवारी करने चलेंगे। ठीक है पिताजी। थोड़ी देर बाद राजा सूरजभान नंदिता को घोड़े पर बैठाकर जंगल की तरफ जाने लगते हैं और वो अपने राज के जंगल को पार कर लेते हैं और दूसरे राज की पहाड़ी वाले जंगल में घुस जाते हैं। पिताजी, मुझे लगता है हम बहुत ज्यादा दूर आ गए हैं ना? अरे नहीं बेटी, वो मैंने सुना है इस जंगल में घोड़सवारी करने में बहुत मजा आता है, इसलिए मैं तुम्हें इस जंगल में लेकर आया हूँ। राजा बहुत ही चालाकी से नंदिता को जंगल की ओर अंदर ले जाता है और फिर उसे घोड़े से उतरने को कहता है। बेटी नंदिता, तुम थोड़ी देर यहीं रुक, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ढूंढ के लाता हूँ। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है ना, इसलिए मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। तुम यहीं पर बैठो, मैं थोड़ी देर में आया। ऐसा बोलकर राजा सूरजभान नंदिता को जंगल में अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। बेचारी नंदिता वहीं बैठकर अपने पिता का इंतजार करने लगती है, लेकिन काफी समय होने के बाद भी राजा सूरजभान वापस नहीं आता है और नंदिता को अपने पिता की चिंता होने लगती है। पिताजी ने इतनी देर क्यों लगा दी? कितना समय गुजर गया है, लेकिन वो अभी तक आए नहीं। कहीं वो किसी मुश्किल में तो नहीं? कहीं उन पर किसी जंगली जानवर ने हमला तो नहीं कर दिया है? हे भगवान, मेरे पिताजी की रक्षा करना। इधर राजा सूरजभान नंदिता को जंगल में मरने के लिए छोड़ अपने राजमहल में वापस आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, मैंने उस बदसूरत लड़की को जंगल में छोड़ दिया है, अब वो यहाँ कभी नहीं आ पाएगी और अब हमारा बेटा ही इस पूरे राज्य में राज करेगा। सही किया महाराज आपने। वैसे भी वह अब हमारे कोई काम की नहीं थी। अच्छा महाराज, अब आप जाकर आराम कर लीजिए। और इधर नंदिता जंगल में इंतजार करते करते काफी परेशान हो जाती है। रात होने लगती है। तभी नंदिता को बहुत तेज भूख लगने लगती है और उसे नींद भी आने लगती है। नंदिता एक पेड़ के नीचे सो जाती है। जैसे ही सुबह होती है, नंदिता को फिर से भूख लगने लगती है। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है और अगर मुझे यहाँ कहीं पर थोड़े से फल मिल जाते तो मैं उससे अपना पेट भर लेती। मुझे आगे जाकर देखना चाहिए, कहीं मुझे कोई फल का पेड़ मिल जाए। नंदिता जंगल में आगे जाती है
और उसे फल के बहुत सारे पेड़ मिल जाते हैं। नंदिता उन फलों को पत्थर से मारकर तोड़ लेती है और उन्हें खाकर अपना पेट भरती है। तभी नंदिता सोचती है कि उसके पिताजी अब उसे कभी नहीं मिलेंगे और वह उसी जंगल में अपने दिन गुजारने लगती है। और उस जंगल में वह घासों और लकड़ियों से एक छोटी सी झोपड़ी बना लेती है और वह उस झोपड़ी में अपने खाने पीने के लिए कुछ फल रख लेती है। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन नंदिता जब फल तोड़ने के लिए अपनी झोपड़ी से बाहर जा रही होती है, तभी उसे एक हिरन घायल अवस्था में मिलती है। उस हिरन को कई सारे तीर लगे होते हैं। नंदिता उस हिरन को उठाकर अपनी झोपड़ी में ले आती है और उसके घाव का इलाज करने लगती है। जैसे ही नंदिता उसके घाव को छूने जाती है तो वह लोमड़ी एक जादूगरनी में बदल जाती है। तुम कौन हो बेटी, और इस घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो? मेरा नाम नंदिता है और मैं इस साम्राज्य के राजा सूरजभान की बेटी हूँ और मैं इस राज की राजकुमारी भी हूँ और अब मैं इसी जंगल में रहती हूँ। लेकिन आप कौन हो? बेटी, मैं एक जादूगरनी हूँ और मुझे एक दुष्ट ऋषि ने श्राप से लोमड़ी बना दिया था, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचा ली। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बेटी, अब से जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे याद कर लेना। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी, क्योंकि अब से तुम मेरी बेटी के जैसी हो। ठीक है जादूगरनी जी, लेकिन अगर आप चाहो तो आप मेरे साथ इस झोपड़ी में रह सकती हो। ठीक है बेटी। ऐसे ही एक दिन, जादूगरनी जी, क्या आप मुझे खेलने के लिए कोई गुड़िया दे सकती हो? उसके बाद वह जादूगरनी अपने जादू से एक गुड़िया ला देती है और नंदिता को देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी जी। नंदिता अब उसी जादूगरनी को अपनी माँ समझकर उस जंगल में उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। इधर राजमहल में राजा और रानी भी बहुत खुश होते हैं। अच्छा हुआ रानी, वो टकली और बदसूरत लड़की से हमारा पीछा छूट गया। अब हम अपने बेटे को बड़े शान से और प्यार से बड़ा करेंगे और उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। हाँ महाराज, हमारा राजकुमार बेटा आखिर है ही इतना प्यारा और समझदार, और इसे तो सारे संसार का सुख मिलना ही चाहिए। राजा सूरजभान और उसकी पत्नी भानुमति राजकुमार से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और इस प्यार दुलार के कारण राजकुमार बहुत ही घमंडी और बदमाश हो जाता है। इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं। अब राजकुमार तो राजा सूरजभान से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था और न ही वह किसी की इज्जत करता था। अरे बेटा, एक बार हमें राज्य में घूमकर पता कर लेना चाहिए। वैसे भी काफी समय हो गया है और एक राजा को पता होना चाहिए कि उसके राज्य में आखिर क्या चल रहा है। और तुम तो इस राज्य के होने वाले अगले राजा हो, तो तुम्हें इन सब के बारे में पता होना ही चाहिए। मुझे नहीं जाना और न ही मुझे राजा बनना है, इसलिए मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ और मुझे ऐसे जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबाइए मत। पर बेटा, आगे चलकर इस राज्य की सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी है। लेकिन राजकुमार राजा की कोई भी बात का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतने लगता है। ऐसे ही एक दिन राजा सूरजभान के महल पर दूसरे राज्य के राजा हमला कर देते हैं और राजा सूरजभान की सेना उनके सामने कमजोर पड़ जाती है। तभी राजा सूरजभान राजकुमार के पास जाता है। अरे बेटा, तुम हमारे साथ युद्ध में चलो। हमारे सैनिक उनके सामने कमजोर पड़ रहे हैं, जिससे कि वे लोग हम उनसे लड़ नहीं पा रहे। और अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो हमारी बहुत मदद होगी और हमारे सैनिक भी बहुत खुश हो जाएंगे। मुझे नहीं जाना किसी युद्ध में, और वैसे भी और मैं क्यों अपनी जान दांव पे लगाऊं, इसलिए आप ही जाइए ये युद्ध लड़ने। पर बेटा, आप तो इस राज्य के होने वाले राजकुमार हो। राजकुमार हूँ तो क्या हुआ, सबके लिए अपनी जान दांव पे लगा दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अपने बेटे के मुंह से यह सब सुनकर राजा सूरजभान बहुत ही निराश होकर अपने उन्हीं सैनिकों के साथ युद्ध लड़ने चला जाता है। इधर जब अपने राजमहल पर हमले की बात नंदिता को पता चलती है
तब वो अपनी जादूगरनी माँ से कहती है, जादूगरनी माँ, हमारे राज्य पर हमला हो गया है। क्या आप अपने जादू से हमारे राज्य को बचा सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी, चलो हम अभी वहाँ चलते हैं। इसके बाद नंदिता और जादूगरनी वहाँ पहुँचती है और जादूगरनी अपने जादू से आक्रमण कर सेना को खत्म कर देती है। अरे आप कौन हैं और आपने हमारी मदद क्यों की? राजा, मैं एक जादूगरनी हूँ और आपकी बेटी ने ही मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं बस आपकी बेटी के कहने पर ही आपकी मदद कर रही हूँ। मुझे माफ कर देना मेरी बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हारे टकले और बदसूरतपन की वजह से मैंने तुम्हें उस घने जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। कोई बात नहीं पिताजी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। आखिर आप जैसे भी हैं, मेरे पिता हैं। हे जादूगरनी, क्या तुम अपनी जादू से मेरी बेटी के सर पे बाल और इसके बदसूरतपन को दूर कर सकती हो? हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं, ये लीजिए, मैं अभी कर देती हूँ। उसके बाद जादूगरनी अपने जादू से नंदिता के सर पर बाल और उसके बदसूरतपन को भी दूर कर देती है। तभी राजा उससे हाथ जोड़कर शुक्रिया कहता है और नंदिता उस जादूगरनी को महल के अंदर ले आती है और उसके कुछ दिनों बाद राजा सूरजभान नंदिता को राजगद्दी पर बिठाता है और आगे चलकर नंदिता ही पूरे राज्य की राजकुमारी बनती है और अपनी प्रजा की अच्छे से देखरेख करने लगती है। गरीब लड़की की ससुराल में अनोखी होली। रानी को होली का त्योहार बचपन से ही बहुत पसंद था। वह कहती थी, होली कितना खूबसूरत त्योहार है ना, इसमें सब रंग कैसे आपस में घुल मिल जाते हैं, बिल्कुल जीवन की तरह। जीवन में भी हमें एक दूसरे के साथ ऐसे ही मिलकर रहना पड़ता है। रानी हमेशा सबके साथ मिलकर रहना चाहती थी, क्योंकि उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद से वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी, लेकिन एक बेटी की तरह नहीं, बल्कि एक नौकरानी की तरह। और आजकल उसकी चाची हमेशा एक ही बात कहते रहती थी, इस मनहूस लड़की को जल्द से जल्द इस घर से भगाना होगा। 21 साल की हो गई है ये निकम्मी। अजय सुनते हो जी, जल्दी से कोई लड़का देखकर इस मनहूस की शादी करवा दो। रानी भी शादी करना चाहती थी, क्योंकि वह सोचती थी कि शादी के बाद शायद उसकी जिंदगी में होली की तरह ही रंग भर जाए। लेकिन उसे क्या पता था कि जिंदगी में आगे चलकर उसको और भी बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। उसके गांव से दूर एक गांव में राजीव नाम का लड़का अपनी माँ कोकिला के साथ अपनी 5वीं शादी की तैयारी कर रहा था। माँ, बस एक बार ये शादी हो जाने दो, उसके बाद अगले साल जो होली आएगी, देखना उस होली में हमेशा के लिए हम अमर हो जाएंगे। सही कहा तूने बेटा। तांत्रिक माँ के कहने के हिसाब से हमने पहले ही 4 लड़कियों की बलि दे दी है और अब आखिरी बलि की बारी है। उसके बाद कोकिला ने राजीव का रिश्ता रानी के घर भेजा और रिश्ता देखते ही रानी के चाचा चाची बिना सोचे समझे रिश्ता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे ओ कामचोर लड़की, तेरे लिए लड़का ढूंढा है तेरे चाचा ने और लड़के का नाम राजीव है और यह इसकी 5वीं शादी है। क्या 5वीं शादी? लेकिन चाची जी, ऐसे लड़के से शादी करना क्या ठीक रहेगा? अच्छा, तो तेरे लिए क्या घोड़े पर चढ़कर कोई राजकुमार आएगा और तुझ जैसी बदसूरत और मनहूस लड़की को ऐसा लड़का भी मिल रहा है ना, तो उसे अपनी खुशनसीबी समझ। ऊपर से इन लोगों को दहेज भी नहीं चाहिए। रानी को राजीव कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन वे अपने चाचा चाची के आगे कुछ कर भी तो नहीं सकती थी, इसलिए उसे अपने चाचा और चाची की बात माननी ही पड़ी। तभी उसने एक बार अपने चाचा से पूछा, चाचा जी, उस लड़के की पहली 4 बीबियां कहाँ हैं? उन तीनों की तबीयत खराब थी, इसलिए उनकी मौत हो गई। लेकिन चाचा जी, भला तीनों की तीनों एक जैसी बीमारी से कैसे मर सकती है? कुछ तो गड़बड़ है। रानी तब भी कुछ नहीं कर पाई। 1 महीने के अंदर ही रानी और राजीव की शादी हो गई। शादी के पहले रात ही राजीव ने रानी से कहा,
सुनो, मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूँ। मेरी माँ जो भी कुछ कहेगी तुम्हें वो चुपचाप करना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? ठीक है जी, मैं कर लिया करूँगी। अगले दिन रानी सुबह के 7 बजे उठी। तभी उसकी साथ कोकिला गुस्से से उसके पास आई और उसको एक थप्पड़ मार दिया। आह, क्या हुआ माँ जी? आपने मुझे इस तरह थप्पड़ क्यों मारा? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अच्छा, यह कौन सा समय है महारानी जी के उठने का? कल से तुम्हें 4 बजे उठना होगा। यह तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं, जहाँ तुम महारानी की तरह सोती रहोगी। ठीक है माँ जी, कल से मैं सुबह 4 बजे उठूंगी। ठीक है, अब चलकर घर के काम में लग जा। रानी रोते रोते घर के काम करने लग जाती है और काम खत्म करने के बाद रानी कुछ देर के लिए अपने कमरे में गई। तभी वहाँ पर रानी की जेठानी निर्मला आई और धीमी आवाज में रानी से कहा, रानी, तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाओ। दीदी, यह आप क्या कह रही हैं? भाग जाऊं? पर क्यों? आप ऐसा क्यों कह रही हो? अरे, तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही हो? निर्मला अपनी बात कहने ही जा रही थी, तभी वहाँ पर कोकिला आ जाती है और कहती है, अरे देवरानी जेठानी में क्या बातें चल रही है? और निर्मला, तू जा और जाकर अपना काम कर। जी ठीक है माँ जी। निर्मला वहाँ से चली जाती है और रानी भी चुपचाप अपना काम करने लगती है। कोकिला उसके सामने खड़ी होकर उस पर नजर रखती है। यह देखकर रानी सोचती है, भला दीदी ने ऐसा क्यों कहा? मुझे उनसे बात करनी होगी। लेकिन उन दोनों का आपस में बात कर पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उसकी सास कोकिला हमेशा उसके आसपास ही भटकते रहती थी। लेकिन रानी ने तभी कुछ सोचा। रानी ने कोकिला के खाने में नींद की दवा मिला दी। खाना खाते ही कोकिला वहीं पर सो गई। तभी रानी कहती है, मेरे पास यही सही मौका है जल्दी से दीदी से जाकर बात करने का। उसके बाद रानी निर्मला के कमरे में गई और उनसे बोली, दीदी, आप सुबह ऐसा क्यों कह रही थी? रानी, क्योंकि ये लोग तुम्हारी जान ले लेंगे और देवर जी तो हमेशा से यही करते आ रहे हैं। उन्होंने अपनी चारों बीवियों को मार डाला, वो तुम्हें भी मार डालेंगे रानी। लेकिन क्यों दीदी? वो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे, ये लोग हमेशा के लिए अमर होना चाहते हैं, इसलिए ये लोग एक तांत्रिक माँ के पास जाते हैं और उसी तांत्रिक माँ ने इन लोगों को ऐसा करने के लिए कहा है। अगर तुम 5 साल तक होली के दिन लड़कियों की बलि दोगे तभी तुम लोग अमर हो पाओगे। हाँ तांत्रिक माँ, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। उसके बाद निर्मला आगे बताती है, देखो बहन, मेरी पति का देहांत हो चुका है और वे इन लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं थे, इसलिए मैं अभी तक जिंदा हूँ। लेकिन मुझे भी इस नर्क से बाहर निकलना है। यह सब सुनकर रानी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। फिर निर्मला कहती है, रानी, तुम्हारे पास अभी भी 1 साल है और देवर जी 1 साल से ज्यादा किसी भी लड़की के साथ नहीं रहते, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, भाग जाओ रानी, यहाँ से भाग जाओ। लेकिन दीदी, मैं भागकर जाऊंगी कहाँ? अरे, अपने मायके चली जाओ। यह सुनकर रानी और जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि रानी को अच्छे से पता था उसके चाचा चाची उसे किसी भी कीमत पर दोबारा घर में नहीं रखेंगे। दीदी, मुझे अब जो भी करना होगा मैं यहीं रहकर करूंगी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। राजीव और कोकिला हर बात पर रानी को मारते रहते। ऐसे ही कुछ समय गुजरने के बाद पता चला कि रानी माँ बनने वाली है, लेकिन फिर भी उन दरिंदों को रानी पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। वे लोग उसे अब पहले से और भी ज्यादा मारने लगे। मार खाते खाते रानी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। एक रात रानी अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहती है, बेटा, मुझे माफ कर दो, शायद मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। इधर रानी अपने कमरे में बैठकर रो रही थी, वहीं उधर कोकिला और राजीव अपने कमरे में बैठकर रानी को मारने का प्लान बना रहे थे। माँ, अब होली आने में कुछ ही दिन बचे हैं। हाँ बेटा, और होली वाले दिन तांत्रिक माँ भी हमारे घर आएगी और उन्हीं के सामने हम रानी की बलि देंगे। दोनों होली के दिन रानी को मारने का प्लान बनाने लगे। निर्मला रानी के कमरे में जाती है और कहती है, देखो रानी,
तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो और मैंने इससे पहले 4 लड़कियों को मरते हुए देखा है, लेकिन मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती। प्लीज रानी कुछ करो। लेकिन दीदी मैं क्या करूं और कैसे अपनी जान बचाऊं इन लोगों से? मुझे तो कोई रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा। रानी हम एक आखिरी कोशिश कर सकते हैं, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलती हूँ। इतना बोलकर निर्मला रानी को चुपके से एक जंगल में ले गई। अरे दीदी ये आप मुझे कहाँ ले आई हो? मुझे पता है उन चारों को यहीं पर कहीं दफनाया गया है और वे लोग तुझे भी यहीं पर दफनाने वाले हैं रानी। इसलिए अब तू उन चारों लड़कियों को बुला, क्योंकि वही है जो इन सब में तेरी जान बचा सकती है। उसके बाद निर्मला और रानी उनकी कब्र के पास बैठकर उन्हें बुलाने लगे। तभी कुछ देर बाद चारों की आत्माएं वहां आई। बोलो किस लिए बुलाया है हमें? तभी निर्मला और रानी ने उन्हें सब कुछ बताया। यह सुनकर दूसरी आत्मा ने कहा, उन राक्षसों ने हम चारों की भी जान ली है, तो भला हम तुम्हें क्यों बचाए? हम चारों को तो कोई बचाने नहीं आया था, इसलिए हम भी किसी को नहीं बचाएंगे। चली जाओ यहाँ से। रानी की ये आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो गई। कुछ दिन और बीत गया और होली का त्योहार आया। होली के दिन सब लोग रंगों के साथ खेलने लगे। चारों तरफ रंगों की तरह खुशियां फैल गई। हर तरफ होली की रौनक थी, लेकिन इन सब में भी रानी की जिंदगी बिल्कुल बेरंग थी, क्योंकि उसे पता था आज ही उसका आखिरी दिन है। उसके बाद रानी के घर पर तांत्रिक माँ आती है और तांत्रिक माँ कोकिला से कहती है, कोकिला बलि की तैयारी शुरू करो। हाँ तांत्रिक माँ। कोकिला ने अपने हाथों से जूस में जहरीली दवाई मिलाई और रानी को बुलाया। अरे ओ रानी बहू इधर आओ और ये जूस पी लो। नहीं नहीं माँ जी, मेरा भी जूस पीने का मन नहीं है। मन नहीं है मतलब? यह जूस तुम्हें पीना ही होगा, इसलिए चुपचाप से जल्दी से ये पी लो। रानी को पता था कि जूस में जहरीली दवाई मिलाई हुई है, इसलिए वो जूस नहीं पीना चाहती थी, लेकिन वे लोग उसे जबरदस्ती जूस पिलाने लगे। उसका पति राजीव उसका हाथ पकड़ा और उसे जूस पिलाने ही वाले थे, तभी वहाँ पर आत्माओं की हंसी सुनाई दी। रुक जाओ, हम आ गए हैं रानी। क्या तुम सब लोग मुझे बचाने आए हो? हाँ, और इन तीनों को इनके किए की सजा देने आए हैं। तभी उन तीनों आत्माओं ने अपनी शक्तियों से उन तीनों दरिंदों को आग से जलाकर भस्म कर दिया। उसके बाद निर्मला रानी के पास आई। तो बच गई रानी, तो बच गई मेरी बहन। अब हम दोनों इस घर में खुशी खुशी रहेंगे। हाँ, रानी की जान बच गई। कुछ महीने बाद ही रानी को एक बहुत ही खूबसूरत बेटी हुई और रानी निर्मला और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी उसी घर में रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हो ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।